लंबर रूम का ये सेकंड पार्ट है और काफ़ी कुछ हम लोग इस स्टोरी में आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ तक पहुँच गए थे जहाँ वो लंबर रूम में एंटर करता है अपने प्लान ऑफ एक्शन को अंजाम देते हुए, और आंट को गार्डन में ही वो धोखे से बिजी रखता है। कितना कितना सातिर दिमाग है इसका। और यहाँ हमको शुरुआत करनी है उसकी लंबर रूम में प्रेजेंस से, तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑफन ऑफन निकोलस हैज पिक्चर टू हिमसेल्फ, मतलब अक्सर निकोलस जो है अपने दिमाग में सोचा करता था, लंबर रूम की पिक्चर लेके आया करता था कि लंबर रूम कैसा होगा, क्योंकि जैसे मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि जहाँ हमें नहीं मौका मिलता जाने का और हमारा बहुत मन होता है तो हम अंदाजे लगाने शुरू कर देते हैं वहाँ पे क्या चीज़ कैसे क्या चीज़ होंगी। दैट रीजन दैट वॉज सो केयरफुली सील्ड फ्रॉम यूथफुल आइज, वो जगह मतलब लंबर रूम की जगह जिसे बचा के रखा किया गया था, बंद करके रखा किया गया था यूथफुल आइज। यूथफुल आइज मतलब वही जो बच्चे उस घर में थे, उनकी आंखों से उसे दूर रखा गया था। केयरफुली मतलब जानबूझ के कि बच्चे वहाँ ना जाने पाएँ। एंड कंसर्निंग विच नो क्वेश्चंस वर एवर आंसर्ड। कंसर्निंग विच का मतलब होता है कि कभी बच्चे जब पूछते थे कि भैया उसमें ताला लगा हुआ है बहुत बड़ा सा और वहाँ क्यों हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता, उसमें क्या है, तो उसका कोई उत्तर भी नहीं दिया जाता था। और आप जानते हैं कि बच्चे क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उन्हें जो चीज़ मना की जाए उसको करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ बताई जाए कि नहीं बताएंगे वहाँ पे क्या है तो उसे डिफरेंट इमेजिनेशन फॉर्मेट में ले जाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं वहाँ पे क्या होगा। बच्चों की क्यूरियसिटी को हमें एड्रेस करना चाहिए, आंसर करना चाहिए, लेकिन आंट थी कि नहीं थी। इट केम अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस, और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इट केम अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस। मतलब जो वो अंदाज़ा लगाया करता था, जो इमेजिनेशन में लंबे रूम उसके होता था, जो उसकी पिक्चर्स लंबे रूम की उसके दिमाग में आती थी, वो सब कुछ उसकी आशाओं के अनुरूप था। लंबा रूम एक्साइटिंग था, जहाँ वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता था, यानी वो संतुष्ट था। ही वॉज सेटिस्फाइड बाई एंट्रिंग एंड सीइंग द थिंग्स इन द लंबा रूम। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले तो इट वॉज लार्ज, पहली बात तो वो बड़ा था। डिमली लिट का मतलब वहाँ पे रोशनी कम थी, और एक हाई विंडो थी जो वो फॉरबिडन गार्डन की तरफ खुलती थी, मतलब वही गूजबेरी गार्डन की तरफ। और इट वाज द ओनली सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश, सिर्फ वहीं से उसका जो प्रकाश आता था, तो हाई विंडो थी, ऊपर थी। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी तरफ दूसरी बात ये थी कि इट वाज अ स्टोर हाउस, एक प्रकार का स्टोर हाउस था जो मैंने आपको बताया था, और अनइमेजिन ट्रेजर्स और गजब के खजाने वहाँ रखे हुए थे जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ट्रेजर्स मतलब खजाना। आप क्या वहाँ पे पैसा वगैरह रखा हुआ था? नहीं नहीं, मेटाफर है यहाँ पे, मेटाफर फॉर वंडरफुल थिंग्स नेवर बिफोर सीन और थॉट ऑफ, जिनके बारे में कभी सोचे भी नहीं। द आंट बाई असर्सन, अब यहाँ पे भी मैं हाईलाइट करता हूँ, द आंट बाय असर्सन was one of those people who think that things is spoiled by use and consign them to dust and dump by way of preserving them। ये एक लाइन है जिसके बारे में मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा था, सर इसका मतलब तो समझ ही नहीं आया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे द आंट बाई असर्सन के हम दो मीनिंग निकाल सकते हैं। आंट बाई असर्सन के दो मीनिंग। असर्सन का मतलब होता है कि व्हेन यू से समथिंग फर्मली, है ना, पूरी मजबूती के साथ, स्ट्रेंथ के साथ जो चीज़ आप कहते हो वो आपका असर्सन होता है। विथ पावर यू से, अपनी पावर अथॉरिटी भी असर्सन होती है। अब वो तब होता है जब आपके पास उस तरह के हक होते हैं। तो एक तो अर्थ ये निकाल सकते हैं कि आंट बाई असर्सन मतलब कि आंट जो अपने आप को आंट कहा करती थी, दिखाने की कोशिश करती थी, वास्तव में मुझे आंट लगती नहीं थी, तो आंट बाई असर्सन जो अथॉरिटी आंट की दिखाने की कोशिश करती थी कि मैं तुम्हारी आंट हूँ, चाची हूँ, या मामी हूँ, या मौसी हूँ, कुछ भी कहिए, वॉज वन ऑफ दोज पीपल, ये उन लोगों में से थी हु थिंक दैट, जो ये सोचती थी कि थिंग्स स्पॉइल, चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, बाय यूज़ एंड कंसाइन देम। कंसाइन मतलब होता है कि आप किसी के हवाले कर दो, भेज दो, किसी के सुपुर्द कर दो, हैंड ओवर कर दो। तो कंसाइन देम का मतलब चीज़ें जो उसमें लंबर रूम में रखी हुई थी। टू डस्ट एंड डम्प, डस्ट का मतलब धूल, डैम का मतलब थोड़ा सा उसमें नमी आ जाना, गीलापन आ जाना, बाय वे मतलब तरीका, प्रिजर्विंग दे मतलब उनको सुरक्षित रखना। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि आंट जो अपने आप को बाई असर्सन आंट कहा करती थी, है ना, वो उन लोगों में से थी जो ये सोचते थे कि चीज़ों को बच्चे छुएंगे तो वो बर्बाद हो जाएंगी, बच्चों को उनसे दूर रखना चाहिए।
और इसलिए उन्हें कंसाइन कर देना चाहिए, उनको ऐसी जगह रख देना चाहिए जहाँ पे उन पे धूल पड़ती रहे। अब यहाँ पे ताना है एक प्रकार से, है ना, अगर स्टोर रूम में कोई चीज़ आप रखते हो तो धूल उल तो पड़ेगी, हालांकि उसको कपड़े वगैरह से ढक दिया जाता है। फिल्मों में आपने कभी कभी लंबे रूम वगैरह देखे होंगे, स्टोर रूम वगैरह देखे होंगे जहाँ पे पुराने पुराने फर्नीचर वगैरह रखे रहते हैं, तो उनके ऊपर कपड़ा डाला रहता है। बट एनीवे डस्ट तो पड़नी है पूरे कमरे में यहाँ वहाँ। और डैम्प का मतलब होता है कि भाई जब बरसात के मौसम में कहीं जब आप बराबर एंट्री नहीं करोगे, उसको साफ़ नहीं करोगे, तो डैम्पनेस भी आ जाएगी। और प्रिजर्विंग मतलब सुरक्षित रखना, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए डस्ट एंड डैम्प के हवाले कर देना। तो ये एक ताना है, एक सटायर है, एक आयरनी है जो निकोलस ध्यान आकर्षित करता है सब लोगों का, कि जब आप चीज़ों में, स्टोर रूम में चीज़ों को रख देते हो तो धूल पड़ती रहती है और वो डैम्पनेस उसके अंदर आ जाती है। क्या यही तरीका है बचाने का? क्या ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बराबर लोग जाते रहें, उसकी सफाई करते रहें? वाई यू कीप देम लॉक, मतलब लंबर रूम को लॉक क्यों रखा जाता है? और दूसरा बाई असर्शन का मतलब हम ये लगा सकते हैं कि जो मेरी आंट थी उनका जो पक्का विश्वास था, फर्म कन्विक्शन, असर्शन उसको भी कह सकते हैं, कि आंट मेरी उस पक्की सोच की थी और उन लोगों में शामिल थी जो इस सोच के मालिक हैं, इस सोच के होते हैं कि चीज़ों को दूर रखा जाए, है ना, बाई कंसाइनिंग देम टू डस्ट एंड डैम्प। वैसे तो कंसाइनिंग देम डस्ट एंड डैम्प का मतलब है कि भाई वहाँ पे स्टोर रूम में रखा जाए जिससे लोग उसको टच ना कर सकें, उनसे वो चीज़ें सुरक्षित रहें। लेकिन निकोलस की नज़र में वो डस्ट एंड डैम्प के हवाले कर दी जाती हैं सिर्फ उसको बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि अ हिजांट हु टेक्स केयर ऑफ द हाउस बिलीव दैट यूजिंग थिंग्स ruins them. So she stores many items in the lumber room where they sit unused, collecting dust and becoming damp, all in the name of preserving them. प्रिजर्व करने के बहाने उन्हें डस्ट एंड डैम्प के हवाले कर देना, ये निकोलस का मानना है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी है ना। कॉन्ट्रास्ट क्या है कि बिटवीन द आंट्स आइडिया ऑफ प्रिजर्विंग थिंग्स बाय हाइडिंग देम अवे एंड एक्साइटमेंट एंड वंडर निकोलस फील्स व्हेन ही फाइनली एक्सप्लोर्स द रूम। एक तरफ निकोलस जैसे बच्चों के लिए, जिसके लिए बोरिंग चीज़ हो, बोरिंग मतलब होना बहुत आसान है ना, उसके लिए पूरा मतलब एक्साइटमेंट और एक्सप्लोरेशन का पूरा सामान था वहाँ पे, और दूसरी तरफ उन्हीं को वो हाइड करके रखना चाहती थी आंट। ये कॉन्ट्रास्ट है। सच पार्ट्स ऑफ द हाउस एज निकोलस न्यू बेस्ट वर रेदर बेयर एंड चीयरलेस। और निकोलस के हिसाब से ये जो हिस्सा था जिनको निकोलस अच्छे ढंग से जानता था ना, सच पार्ट्स मतलब घर के वो पार्ट्स जो निकोलस न्यू बेस्ट, जहाँ पे निकोलस का बराबर आना जाना था, वो उसके लिए चीयरलेस हो गए थे। मतलब वहाँ उसको कोई भी बोरिंग महसूस होता था, कोई खुशी नहीं होती थी। बेयर मतलब एकदम खाली। वैसे तो नॉर्मल ही है भाई, जहाँ हमारा आना जाना बराबर लगा रहता है तो वो तो कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसका एक एक्साइटमेंट अलग ही बनता है। तो ये तो भाई सबके लिए है। तो घर का बाकी हिस्सा, लंबा रूम जो आज उसकी नज़र में आ गया है, तो बाकी हिस्सा एकदम बेयर एंड चीयरलेस लग रहा था, है ना, खाली खाली एकदम बेकार का लग रहा था, एकदम बोरिंग लग रहा था। बट हेयर देयर वर वंडरफुल थिंग्स, लेकिन यहाँ पे तो बड़ी गजब गजब की चीज़ें थी। फॉर द आईज टू फीस्ट ऑन। वैसे फीस्ट का मतलब होता है दावत। दावत में आप खूब खाना पीना उड़ाते हो, खूब मौज मस्ती करते हो खाने पीने को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक मेटाफर है। मेटाफर का मतलब रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का मतलब आई फीस्ट करेगी, दैट इज आई टू फीस्ट ऑन, टू लुक एंजॉइंग एट समथिंग विजुअली एंड स्टिमुलेटिंग। मतलब आपकी निगाहें हटने का नाम ही न ले रही हो, देखने का मन कर रहा हो कि बस आंखों को भी उनको देखने में मज़ा आ रहा हो, वो चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी। इट वॉज अ सीनिक, मतलब ब्यूटी आप कह सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले देयर वॉज ए पीस ऑफ फ्रेम्ड टेपेस्ट्री। अब देखिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एक है फ्रेम्ड टेपेस्ट्री। टेपेस्ट्री मतलब ये होता है कि कपड़ों में जो सजावट कर दी जाती है, उसमें कढ़ाई कर दी जाती है, पिक्चर्स बना दी जाती हैं, पैटर्न्स बना दिए जाते हैं, वो टेपेस्ट्री है। फ्रेम्ड मतलब है कि उसे लकड़ी के फ्रेम में जड़ा गया होगा, और दैट वाज एविडेंटली मेंट टू बी, एविडेंटली मतलब क्लियरली, जो साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि मेंट टू बी फायर स्क्रीन। फायर स्क्रीन मतलब होता है कि जैसे पहले के जो घर हुआ करते थे ना, तो वहाँ पे एक जगह होती थी जहाँ पे लकड़ी उकड़ी जलाने के लिए, और फिर वहाँ ऊपर से मतलब धुआं निकलने का भी बना होता था, उसके ऊपर मेंटल पीस होती थी जहाँ चीज़ों को रखा जा सकता था। तो ठंडी के मौसम में तो उसको कवर अप करने के लिए शायद उसे रखा गया था वहाँ पे, मतलब जिससे कि वो फायर प्लेस नज़र ना आए। होता है अक्सर जैसे सोफ़ा वगैरह लगा दिए जाते हैं तो मतलब डायरेक्टली फायर प्लेस नज़र नहीं आता, उसकी आग की आंच से भी लोग बचते हैं, यानी वो फायर स्क्रीन के सामने थी। टिल निकोलस इट वॉज लिविंग ब्रीदिंग स्टोरी। क्या बात है, लिविंग एंड ब्रीदिंग स्टोरी। तो वो जो टेपेस्ट्री थी, जो कि एक डेकोरेटिव पार्ट भी था, वॉल डेकोरेशन आप कह सकते हो, इट वॉज नॉट जस्ट अ टेपेस्ट्री और जस्ट अ पिक्चर, इट वॉज ए स्टोरी कमिंग टू लाइफ। कहने का मतलब है कि कोई पिक्चर अगर आप देखते हो और फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट आइडियाज़ आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो मतलब पिक्चर है
जो कि एनिमेट नहीं है, जो कि लिविंग नहीं है ना। पिक्चर जो एक बार बन गई, लेकिन उससे आपके दिमाग में हलचल मच जाती है, तो वो लिविंग हो जाती है। ऐसा लगता है कि आप तरह तरह की चीज़ें उसको लेके सोच रहे हो। तो निकोलस के साथ भी ऐसा ही था। जब उसने टैपेस्ट्री को देखा तो उसमें से उसके दिमाग में डिफरेंट आइडियाज़ आने शुरू हो गए, और वो कुछ स्टोरी बनाने लगा उसको देखने के बाद। स्टोरी का मतलब डिफरेंट आइडियाज़ कमिंग इन हिज माइंड। वो उसके बारे में सोचने लगा। ही सेट डाउन ऑन अ रोल ऑफ इंडियन हैंगिंग्स। देखिए इंडियन आ गया भाई। भारत के बने हुए वहाँ के जो पर्दे हैं ना, वो नीचे तक एकदम मतलब वो नीचे तक रहते हैं एकदम से। तो वो उनके ऊपर बैठ गया। ग्लोइंग इन वंडरफुल कलर्स। ग्लोइंग मतलब होता है चमक रहे थे। वंडरफुल कलर्स का मतलब वहाँ पे खूबसूरत कलरिंग थी चीज़ों पे। बीनीथ अ लेयर ऑफ डस्ट। तो जो गार्डन जो हैंगिंग्स थे वो बहुत ही कलरफुल थे, बहुत ही रंगीन थे, और उनका रंग साफ चमक रहा था। इट वॉज ए कलरफुल फैब्रिक, है ना। तो नीचे अभी भी देखिए धूल है, धूल उसके ऊपर भी पड़ी हुई है, उसके ऊपर ये पर्दे हैं। एंड टुक इन ऑल द डिटेल्स ऑफ द टैपेस्ट्री पिक्चर। और वो उस टैपेस्ट्री को देखे चला जा रहा था, देखे चला जा रहा था, उसके ऊपर जो बना हुआ था। और टैपेस्ट्री पिक्चर जो बनी हुई थी उसमें जो मतलब डिज़ाइन की गई होगी, पिक्चर कढ़ाई की गई होगी, उसके एक एक डिटेल्स पे उसकी नज़र जा रही थी। ही वॉज ऑब्जर्विंग एवरी डिटेल ऑफ द पिक्चर, और दैट इज़ वाई नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आ रहे थे। अ मैन ड्रेस्ड इन द हंटिंग कस्ट्यूम। एक आदमी है, उसकी जो ड्रेस है वो एक शिकारी की है, यानी वो कोई शिकारी होगा। कस्ट्यूम मतलब जो उसने पहना हुआ था, सम रिमोट पीरियड। कपड़ा ऐसा था, मतलब देखिए ऑब्जर्वेशन देखिए उसका कितना गजब का है। उसके कस्ट्यूम बताते हैं कि शायद बहुत ओल्ड टाइम पीरियड की ये कहानी है, ये पिक्चर है, जो बहुत पहले के ज़माने की है, क्योंकि उस समय इस तरह के कपड़े पहने जाते होंगे। रिमोट मतलब वेरी ओल्ड पीरियड टाइम। हैड जस्ट ट्रांसफिक्स्ड। ट्रांसफिक्स्ड मतलब होता है एक जगह फिक्स कर देना। स्टैग। स्टैग वैसे बारहसिंघा को कहा जाता है, और एक तीर मार दिया, मतलब कहने का मतलब बारहसिंघा है, जब उसे तीर लग गया तो वहीं पे वो फिक्स हो गया, वहीं पे रुक गया, वहीं पे गिर गया, है ना। इट कुड नॉट हैव बीन डिफ़िकल्ट शॉट। अब वो देखिए उसके बारे में सोच रहा है, मतलब सिर्फ पिक्चर देख ली इतनी बढ़िया है, क्या शानदार है। नो 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 नो, अ स्टोरी इज टेकिंग शेप इन द माइंड ऑफ निकोलस। तो अब वो अंदाज़ा लग रहा है कि शॉट जो तीर मारा है उसने बारहसिंघा पे, निशाना एकदम सही लगा है, बहुत आसान रहा होगा, डिफ़िकल्ट नहीं रहा होगा, बिकॉज द स्टेक वॉज ओनली 1 or 2 पेसेस अवे फ्रॉम हिम। क्योंकि वो जो स्टैक था वो उससे 1-2 कदम की दूरी पर ही था। इतना ऑब्जर्वेशन उसका चल रहा है इन द थिकली ग्रोइंग वेजिटेशन। और आसपास जो है वो काफ़ी ज़्यादा घास वेजिटेशन दिखाई गई है, वहाँ पे आसपास घास वगैरह उगी हुई है, प्लांट वगैरह उगे हुए हैं। दैट द पिक्चर सजेस्टेड इट वुड नॉट हैव बीन डिफ़िकल्ट टू क्रीप अप। और इस पिक्चर से साफ साफ पता चलता है कि बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा कि आप रेंगते हुए, क्रीप अप करते हुए और फीडिंग स्टैक तक पहुंच जाएं। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है उसके अंदर, तो आप छुपते छुपाते धीरे धीरे ना, झुकते झुकाते, रेंगते रांगते, है ना, हल्के हल्के, और स्टैक जहाँ पे रहा होगा पानी उनी पी फीडिंग मतलब जो कहीं पे वो चर रहा होगा, खा पी रहा होगा, और आप जाके तुरंत नज़दीक जाके आपने तीर मार दिया। तो कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। एंड द 2 स्पॉटेड डॉग्स, और साथ में जो है वो 2 डॉग भी दिखाई दे रहे हैं। स्पॉटेड मतलब उसमें चिन्हित हैं। दैट वर स्प्रिंगिंग फॉरवर्ड टू जॉइन द चेज, जो अचानक छलांग लगाने ही वाले हैं। चेज मतलब पीछा। जो चूँकि जो शिकारी है, जो हंटर है, वो स्टैग का पीछा ही तो कर रहा था जब उसके ऊपर वो तीर मारता है। तो उसके साथ साथ जो 2 डॉग होते हैं वो भी तुरंत छलांग लगाने वाले होते हैं पीछे की, मतलब जैसी मतलब वो हंटर जो है इशारा करे तो हम भी कूद के एकदम स्टैग पे हमला कर दें। तो जॉइन द चेज हैड एविडेंटली बीन ट्रेंड। तो वो जो कुत्ते थे वो तुरंत छलांग लगाने को तैयार थे। छलांग लगाई नहीं थी, दौड़ना शुरू नहीं किया था, बट दे वर रेडी। उनका जो पूरा का पूरा जो पोस्चर दिखाई दे रहा था। ट्रेन टू कीप टू हील। कीप टू हील का मतलब यहाँ पे है, ये ईडियम है, जिसका मतलब होता है, मतलब उन जो डॉग्स थे उनको ट्रेन किया गया था। मतलब उस समय जो हंटर जो है ना, जिस समय की बात हो रही, तो वो अपने डॉग्स वगैरह पाला करते थे, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि जब तीर यहाँ से छूटे और तभी उन्हें दौड़ लगानी है, उसके पहले नहीं। अ कीप टू हील का मतलब है कि क्लोज टू द हंटर, मतलब हंटर जहाँ पे खड़ा है उसकी जहाँ पे हील है बस वहीं पे पीछे उनको भी रहना है। जस्ट बिहाइंड, क्लोज बिहाइंड द हंटर। तो कीप टू हील का मतलब जहाँ पे हंटर खड़ा है एकदम उसी के पीछे, उसी के बगल में। कीप टू हील, आगे नहीं निकलना है। टिल द एरो वॉज डिस्चार्ज्ड, जब तक कि एरो छोड़ा ना जाए। डिस्चार्ज मतलब जब आप धनुष से एरो को छोड़ देते हो, देन यू आर डिस्चार्जिंग। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कुत्ते जो हैं एकदम इंतज़ार करते रहते हैं, चाहे वो निशाना साधा बैठे रहे, कुत्ते बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, एकदम एकदम पोजीशन पे रहेंगे। जैसे ही तीर छूटा तुरंत भाग खड़े होंगे। जैसे
रेस वगैरह आपने देखी होगी किस प्रकार से ना, ओलंपिक वगैरह में, एशियन गेम्स वगैरह में, कि जैसे ही बुलेट फायर करती है उसके पहले लोग पोजीशन ले रहे हैं, तुरंत दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये यहाँ पे दैट पार्ट ऑफ द पिक्चर वाज सिंपल। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी जो उसने यहाँ पे बताई। इफ़ इंटरेस्टिंग, और अगर उसमें दिलचस्प बात थी, मतलब हमको भी बात समझ में आ रही है कि भाई स्टैक का वो पीछा कर रहा था, फिर उसने उसको ट्रांसफ्यूज कर दिया। हंटर का तो काम ही है, डॉग ट्रेंड होते ही होते हैं। लेकिन वो टेपेस्ट्री अपने आप में इंटरेस्टिंग थी लेकिन सिंपल थी। बट डिड द हंट्समैन सी, लेकिन क्या शिकारी ने देखा वॉट निकोलस सो, जो निकोलस ने देखा, दैट 4 गैलोपिंग वॉल्स, धीरे धीरे कदमों से गैलप करते हुए 4 भेड़िए चले आ रहे हैं, कमिंग इन हिज डायरेक्शन, उसकी दिशा में, थ्रू द वुड, जंगल से। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर निकोलस इट वॉज ए ईजी सॉर्ट of simple to explain because the deer was so close, and it would not have been hard to sneak up on a feeding deer, and the hunter's dogs were also trained to wait until he shot his arrow before chasing the deer. So far so good for the hunter. लेकिन अब उसमें जो बात इंटरेस्टिंग वाली थी, जो दिलचस्प बात थी, जो सोचने वाली बात थी, वो ये थी कि क्या शिकारी ने देखा होगा उन 4 भेड़ियों को आते हुए कि उसकी तरफ चले आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे निकोलस ने एक नया क्वेश्चन यहाँ पे रेज कर दिया, स्टोरी में ट्विस्ट ले आए। देयर माइट बी मोर देन 4 ऑफ देम हिडन। हो सकता है कि मतलब ग्रोथ ज़्यादा है प्लांट्स की और पेड़ के पीछे से लोग चले आ रहे हैं, तो हो सकता है 4 से ज़्यादा भी हों। मोर देन 4 ऑफ देम हिडन बिहाइंड द ट्री, शायद पेड़ के पीछे छुपे हों। एंड इन एनी केस, मतलब बाई चांस, या आप कह सकते हो कि अगर ऐसा हो गया तो, कि वुड द मैन एंड हिज डॉग्स बी एबल टू कोप विद, कोप मतलब मुकाबला करना, विद द 4 वॉल्व्स, क्या उन 4 भेड़ियों का मुकाबला कर पाएंगे। मतलब एक तो हंट्समैन है, उसके डॉग्स हैं, और डॉग्स भेड़ियों का तो मुकाबला क्या कर पाएंगे, पर थोड़ी देर के लिए तो इंगेज कर सकते हैं, तो क्या वो उनका मुकाबला कर पाएंगे। दे मेड एन अटैक, दे का मतलब अगर वोल्व्स ने अटैक कर दिया तो। अब ये क्वेश्चन खड़ा हो गया। और उसके अलावा प्रॉब्लम क्या है, द मैन हैड ओनली 2 एरोज, और उसके क्वीबर में, मतलब जो उसका जो वो होता है तरकश जिसमें तीर वगैरह रखे जाते हैं, सिर्फ 2 ही एरोज बचे थे। यानी वो अगर मारना भी चाहता तो 2 वुल्फ्स पे अटैक कर सकता था। एंड ही माइट मिस विद वन और बोथ ऑफ देम, और हो सकता है कि जब वो तीर लगाए तो उसमें से एक या दोनों तीर मिस हो जाएं। क्या बात है, क्या बात है, निकोलस की थिंकिंग देखिए। उस टेपेस्ट्री को, मतलब कितने समय से टेपेस्ट्री वहाँ रखी होगी, किसी ने भी इतना ज़्यादा नहीं सोचा होगा। दैट इज़ वाई अ लिविंग एंड ब्रीदिंग स्टोरी। ऑल वन न्यू अबाउट हिज स्किल इन शूटिंग। ऑल वन न्यू का मतलब इस पिक्चर को देखने के बाद टेपेस्ट्री की सिर्फ यही जाना जा सकता था, मतलब कोई भी ही अंदाज़ा लगा सकता था कि ही कुड हिट अ लार्ज स्टैग, वो एक बड़े बारहसिंघा का शिकार कर सकता है, उस पर तीर चला सकता है, एट अ रिडिकुलसली शॉर्ट रेंज, वो भी बहुत थोड़े से दूरी से, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। रिडिकुलसली मतलब हंसी मजाक वाला। यहाँ रिडिकुलसली इसलिए लिखा गया है कि इट वाज वेरी शॉर्ट रेंज, मतलब ये कहना कि उसने बहुत बढ़िया शिकार कर दिया, बहुत बढ़िया निशाना लगा दिया, तो वो बहुत ही मजाक वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इतना शॉर्ट रेंज था कि उस पर तो कोई भी सक्सेस हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि शिकारी को भी वो बहुत अच्छे पॉइंट नहीं दे रहा है कि वो बहुत अच्छा एरो चलाने वाला हो। निकोलस सैट फॉर मैनी गोल्डन मिनट्स। अब निकोलस वहाँ पे बैठा रहा मैनी गोल्डन मिनट्स। गोल्डन मतलब वेरी वैल्यूएबल, मतलब उसको उस समय वो इतना इंगेज था उसका माइंड कि वो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात थी कि वो क्या सोच रहा था दिमाग में टेपेस्ट्री में इस स्टोरी को लेके। इट वाज ए पीरियड ऑफ वैल्यूएबल टाइम, है ना। तो रिवॉल्विंग पॉसिबिलिटीज़, रिवॉल्विंग मतलब चक्कर लगाना, दिमाग चक्कर लगा रहा था, पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाएं, सीन। वो सीन देखने के बाद वो तरह तरह के अंदाजे लगा रहा था कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। अब क्या हुआ होगा उसका पता ही नहीं है, और सिर्फ आप सोचते रह जाओ। तो इस प्रकार की जो एंडिंग होती है वो नेवर एंडिंग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ढंग से उसको सोचना शुरू कर देता है। और हम ये कहेंगे इस प्रकार का जो एंड होता है वो लिविंग होता है, वो डेड एंड नहीं होता, because it leaves a lot of to think about and perceptions by people। अपने अपने नज़रिए से लोग उसका एंड सोचेंगे। That is why it is a living and breathing story। He was inclined to think, मतलब inclined मतलब झुकाव होना। तो ये बार बार उसके दिमाग में ये सोचने के लिए, मतलब ये सोच आ रही थी that there were more than 4, अगर 4 से ज़्यादा wolves हो गए, and that the man and his dogs were in a tight corner, और वो जो आदमी और डॉग्स टाइट कॉर्नर में हो गए, मतलब फंस गए बुरी तरह से, तो क्या होगा। बार बार उसके दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा आ रही थी कि कहीं फंस गए होंगे तो क्या हुआ होगा। इतना तो मेरे ख्याल से जो टेपेस्ट्री पे पिक्चर बनाई होगी उसने भी नहीं सोचा होगा। दैट इज़ वाई जो मैंने आपको बताया था, निकोलस वाज हाईली क्रिएटिव।
अभी तो और आगे आपको पता चलेगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक टास्क देता हूँ कि आप सोचिए, अगर आपने पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी है, नहीं जानते हैं, ज़रा सोचिए कि क्या एंड रहा होगा, निकोलस क्या सोच रहा होगा, आप क्या सोच रहे हैं कि क्या वो बच गए होंगे, क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। नाउ यू थिंक अबाउट इट। क्या कोई आप ऐसा एंड निकाल सकते हो जहाँ पर वो जो हंट्समैन है वो बच जाए वहाँ से? किस सूरत में, किस तरीके से वो बच सक के निकल सकता है जब वहाँ पे वोल्व्स हैं? इज देयर एनी चांस? लास्ट में तो हम देखेंगे, आप तब तक सोचते रहिए। बट देयर वर अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिलाइट। तो चलिए फ़िलहाल वहाँ पे और भी चीज़ें थीं जो उसको मन को भा रही थीं, है ना, उसके चेहरे पे स्माइल ला रही थी। ही वॉज हैप्पी टू सी दीज थिंग्स। दैन इंटरेस्ट क्लेमिंग हिज इंस्टेंट अटेंशन। इंस्टेंट मतलब तुरंत, अटेंशन मतलब ध्यान, जो उसका ध्यान तुरंत खींच रही थी। देयर वर क्वेंट ट्विस्टेड। क्वेंट मतलब होता है कि ओल्ड फैशन, मतलब अनोखा, इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग। तो कुछ अजीब तरह का ट्विस्टेड कैंडल स्टिक थी, मतलब कैंडल स्टिक बनी हुई थी और उस पर सांप जैसे इन द शेप ऑफ स्नैक्स। तो कैंडल स्टिक थी जिसमें सांप टाइप कैसे लिपटे हुए थे, तो वो एक एक्सिक्यूटिव डिज़ाइन रहा होगा खूबसूरती के लिए। एंड टी स्पॉट, यहाँ पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना, बस ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं। एंड टी पॉट एक चाय का बर्तन था, और फैशन मतलब होता है उस तरह से बनाया गया था कि चाइना डक की तरह से, मतलब वो जो बर्तन था सिंपल केटली जैसा नहीं था कि ऊपर उठाने का बना हो, वो डक के शेप में था। आउट ऑफ हुज ओपन बिक द टी वाज सपोज्ड। तो हम यहाँ पे बस जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं कि उसकी जो डक की जो चोंच थी वहाँ से चाय निकल के आती जब उड़ेला जाता। हाउ डल एंड शेपलेस द नर्सरी टी पॉट सीम्ड इन कंपेरिजन। उसका देखता है कि जो उनके घर में जो टी पॉट रखा हुआ था नॉर्मली जो किचन में, उससे कंपैरिजन करें तो कितना डल लगता था, कितना शेपलेस लगता था। ऐसा लगता है जैसे कोई शेप ही नहीं है, शेप तो इसका है, मतलब ब्यूटीफुल नहीं था। शेपलेस का मतलब होता है कि इट वाज नॉट ब्यूटीफुल इन लुकिंग, डल, बोरिंग था एकदम। अब नर्सरी का मीनिंग हमें क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? हम ये कह सकते हैं कि सिंपल एंड स्मॉल टी पॉट एक प्रकार से। एंड देयर वाज ए कार्व्ड सैंडलवुड, और मतलब एक सैंडलवुड जिस चंदन की लकड़ी कहते हैं उसका बॉक्स था जो कार्व्ड किया गया था, मतलब उसके ऊपर कढ़ाई वगैरह की गई थी। पैक टाइड विद एरोमेटिक कॉटन वूल, और उसे पैक किया गया था और उसमें सुगंध, एरोमेटिक मतलब विद स्मेल, प्लीजेंट स्मेल के लिए, तो महक रहा था। उसके अंदर कॉटन वूल डाली गई थी जहाँ से महक आ रही थी, और उस कॉटन वूल के बीच में, कपड़ों के बीच में कॉटन वूल के, वहाँ पे ब्रास यानी पीतल की फिगर्स थी। हम्प नेक्ड बुल था, मतलब जिसके ऊपर वो पीछे का जो पोर्शन कोबड़ जैसा निकला होता है ना, वो बुल। पिकॉक्स थे, गॉब्लिन्स थे। गॉब्लिन्स तो मिथिकल क्रीचर है, आप कह सकते हो कि थोड़ी सी शैतानी ताकत वाला, वो धोखा देके लोगों को फंसा देना, है ना, परेशानी में डाल देना, ट्रिकी। आपने देखा होगा फिल्मों में, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में गॉब्लिन्स को देखा होगा। एक बड़ा गॉब्लिन है वहाँ पे, है ना, वो कितना देखिए कितना चीट करता है। डिलाइटफुल टू सी मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। टू हैंडल, उसको पकड़ कर वो जब उसको टच कर रहा था, पीकॉक्स को, गॉब्लिन्स एटसेट्रा को, है ना। लेस प्रॉमिसिंग इन अपीयरेंस, मतलब देखने में उतना ज़्यादा तो ब्यूटीफुल नहीं था, एक्साइटिंग नहीं था, चार्मिंग नहीं था। वाज अ लार्ज स्क्वायर बुक, एक बड़ी सी चौकोर साइज़ में किताब रखी हुई थी, मतलब ऊपर से देखने में कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। विथ प्लेन ब्लैक कवर्स, क्योंकि उसके ऊपर जो है काले रंग का कवर था। निकोलस पीप्ड इनटू इट, निकोलस ने उसको झांकने की कोशिश की, मतलब खोल कर उसने देखने की कोशिश की। बीहोल्ड मतलब देखना। इट वॉज फुल ऑफ कलर्ड पिक्चर्स, उसमें बहुत सारी रंग बिरंगी पिक्चर्स थी, बर्ड्स की थी। एंड सच बर्ड्स, और इस तरह की बर्ड्स, मतलब यहाँ पे देखिए ये निशान लगा हुआ है, मतलब वो भौचक्का रह जाता है, ऐसे ऐसे पक्षी। इन द गार्डन इन द लेंस व्हेन ही वेंट फॉर ए वॉक, जब वो अपने गार्डन में और लेंस में सड़कों पर निकलता था वॉक के लिए, तो निकोलस केम अक्रॉस अ फ्यू बर्ड, तो कुछ पक्षी उसे नज़र आते थे, जैसे कि कुछ बड़े भी थे, जैसे कि अकेजनल मैकपाई। अकेजनल मतलब कभी कभी नज़र आ जाती थी मैकपाई वगैरह। ये ब्लैक एंड वाइट बर्ड होता है, लंबी सी पूँछ होती है, आवाज़ थोड़ी सी तेज़ होती है। वूड पिजन, है ना, और ये भी वैरायटी है पिजन की। और हेयर वर हेरन्स, तो ये तो उसे मतलब नज़र आ जाते थे, लेकिन यहाँ जो पिक्चर में है हेरन्स थे, बस्टर्ड्स, काइट्स, ये सब मैं आपको एक एक इमेज ढूंढ ढाड़ के मैं कोशिश करूँगा आपको जो है कि वीडियो में यहाँ पे दिखा सकूँ। और टुकन्स, टाइगर बिटर्न्स, ब्रश टर्कीज, आइबिसेस, गोल्डन फीजेंट्स, अ होल पोर्ट्रेट गैलरी ऑफ, मतलब गैलरी कहते हैं जहाँ पे पिक्चर की कलेक्शंस होती हैं। गैलरी ऑफ अनड्रीम्ड ऑफ क्रीचर्स, कभी सपने भी जिनके बारे में उसने नहीं सोचा था ना देखा था।
एंड एज ही वॉज एडमायरिंग द कलरिंग ऑफ मैंडरिन डक, और जब उसकी नज़र मैंडरिन डक पर पड़ी, जब उसे वो देख रहा था और उसके ब्यूटीफुल कलर्स को एडमायर कर रहा था, मतलब उनकी तारीफ उसके मन में, इंजॉइंग द कलरिंग ऑफ मैंडरिन डक एंड असाइनिंग लाइफ हिस्ट्री। असाइन मतलब होता है प्रदान करना, टू गिव। लाइफ हिस्ट्री मतलब होता है उसके जीवन की कथा। कहने का मतलब वो मैंडरिन डक की मतलब उसकी पूरी की पूरी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, दिमाग में अंदाज़ा लगा रहा था। द लाइफ स्टोरी ऑफ द बर्ड बेस्ड ऑन इट्स अपीयरेंस, की मतलब क्या इसकी और प्रजाति होंगी, कैसे मतलब ये रहती होगी, क्या इसका हैबिटेट होगा, एट्सेट्रा वगैरह। द वॉइस ऑफ हिज आंट इन श्रिल वॉसिफरेशन, इतने में आवाज़ आई उसके आंट की। श्रिल वॉसिफरेशन मतलब होता है थोड़ा सा नॉइजी, बहुत ही शोरगुल वाली। श्रिल मतलब कर्कश आवाज़। हिज नेम केम फ्रॉम द गूजबेरी गार्डन, और निकोलस का नाम वहाँ पे आ रहा था। शी हैड ग्रोन सस्पिशस एट हिज लॉन्ग डिसअपियरेंस, क्योंकि काफ़ी देर से वो गायब था और वो वहाँ नज़र गड़ाए बैठी थी कि अब आएगा तो मैं उसे पकड़ूंगी रंगे हाथों, तो उसे शक हो गया। एंड हैड लेफ्ट टू द कंक्लूजन, लेफ्ट मतलब कूदना, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, डिसीजन जो अंतिम डिसीजन उसमें, मतलब कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट टू कंसीडर मतलब अचानक वो इस निर्णय पे पहुंची कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दैट ही हैड क्लाइम्ड ओवर द वॉल, हो सकता है वो दीवार के ऊपर से चढ़ गया हो। अब बिहाइंड द शेल्टरिंग स्क्रीन, शेल्टरिंग स्क्रीन का मतलब वही जो ग्रोथ वगैरह है प्लांट वगैरह की ना, जहाँ से दिखाई ना दे रहा हो, तो वहाँ से मतलब हाइडिंग स्क्रीन से द लाइलैक बुशेस, पेल पर्पल कलर की होती हैं बुशेस। शी वॉज नाउ इंगेज, मतलब नाउ सी ग्रू सस्पिशस ना कि समथिंग इज़ रॉन्ग, तो वो शायद निकल गया होगा। सी वॉज नाउ इंगेज इन एनर्जेटिक एंड रैदर होपलेस सर्च, अब जैसे एनर्जी आ गई हो, मतलब बहुत क्विकली फास्टली, और होपलेस मतलब उम्मीद थी कि कुछ तो गड़बड़ हो गई, मुझे पकड़ नहीं पाऊंगी, निराश। सर्च फॉर हिम अमंग द आर्टिचॉक्स, और आर्टिचॉक के बीच में रेस्पबेरी केन्स में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। होपलेस का मतलब ये है कि उसे कुछ वहाँ मिल नहीं रहा था। आप इमेजिन करिए स्टोरी को, तो मजा आएगा। निकोलस निकोलस ही स्क्रीम चिल्ला रही थी, यू आर टू कम आउट ऑफ दिस एट वंस, तुम्हें बस निकल के अभी मतलब अभी भी समझ रही, गूजबेरी गार्डन में नज़र तो मेरी दरवाज़ों पे थी और दरवाज़ों से आया नहीं, और काफ़ी देर हो गई, कहीं ना कहीं कूद फांद करके वो ना प्लांट्स के पीछे से छुपते छुपाते गार्डन में आ गया है, और वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, इट इज़ नो यूज ट्राइंग हाइड देयर, तुम्हें वहाँ छुपने की जरूरत नहीं है, आई कैन सी ऑल द टाइम, मेरी नज़र तुम पर है, मैं तुम्हें देख रही हूँ, बाहर निकल आओ। अब यहाँ पे ये डिसऑनेस्ट है, यहाँ पे चीट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वास्तव में वो नहीं देख रही है, वो बस ऐसे ही हवा में तीर चला रही है या अंधेरे में तीर चला रही है। अगर निशाना लग गया तो लग गया। कभी कभी बच्चों पे कंट्रोल करने के लिए माँ बाप इस तरह का सहारा लेते हैं, है ना, झूठे बोल देते हैं कि मैं देख रही हूँ, मुझे पता है। इट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम फॉर 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में पहली बार दैट एनीवन हैड स्माइल्ड इन द लंबर रूम, लंबर रूम में शायद कोई मुस्कुराया था। इसका मतलब लंबर रूम में कोई जाता ही नहीं था, पिछले 20 साल से उसने किसी को जाते हुए देखा ही नहीं उसके अंदर। लंबर रूम में भी क्या स्माइल आएगी है, वहाँ तो एकदम बड़ा सन्नाटा रहता है। प्रेजेंटली मतलब सून द एंग्री रिपीटिशंस ऑफ निकोलस नेम गेव इट टू श्रीक, निकोलस का जो नाम बार बार चिल्ला चिल्ला के आ रहा था अब चीख में बदल गया। एंड क्राई फॉर समबडी टू कम क्विकली, और वो चीख ऐसी थी, चिल्लाहट ऐसी थी कि कोई जल्दी पहुँचो भाई हेल्प करने के लिए, जल्दी आओ, इस तरह की चीख थी होती। निकोलस शट द बुक, निकोलस ने जल्दी किताब बंद की। रिस्टोर्ड इट केयरफुली, जहाँ जैसे जो रखी थी वहीं उसको वापस कर दिया। इन अ कॉर्नर एंड सूख सम डस्ट फ्रॉम अ नेबरिंग पाइल ऑफ न्यूज़पेपर्स, और बगल में मतलब जो न्यूज़पेपर्स का जो ढेर रखा हुआ था ना, उसके ऊपर से कुछ डस्ट हटाई, धूल हटाई। देन ही क्रेप्ट फ्रॉम द रूम, फिर वो रूम से एकदम रेंगता हुआ मतलब छुप छुपाता हुआ, लॉक द डोर, दरवाजे को बंद करते हुए, रिप्लेस द की एग्जैक्टली वेयर ही हैड फाउंड, जहाँ पे की मिली थी वहीं वापस रख दिया। लाइब्रेरी के सेल्फ के ऊपर ना देखा था। हिज आंट वॉज स्टिल कॉलिंग हिज नेम, उसकी आंट अभी भी उसका नाम चिल्ला रही थी। एंड ही साउंटर्ड इन टू द फ्रंट गार्डन, साउंटर मतलब होता है ऐसी टहलते हुए, है ना, चहलकदमी करते हुए कि किसी को शक ना हो, नॉर्मल सा बिहेव करते हुए वो फ्रंट गार्डन में आ गया, क्योंकि भाई गार्डन था सामने। हु इज़ कॉलिंग, ही आज उन्हें कौन मुझे बुला रहा है, अब जान रहा है उसकी आंट है फिर भी। मी केम द आंसर फ्रॉम द साइड ऑफ द वॉल, तो वॉल की बगल से आवाज़ आई, मैं बुला रही हूँ। डिडंट यू हेयर मी, क्या तुमने मेरी आवाज़ सुनी नहीं, कहने का मतलब क्या तुमने पहचाना नहीं कौन है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू इन द गूजबेरी गार्डन, मैं तुम्हें गूजबेरी गार्डन में ढूंढ रही हूँ। एंड आई हैव स्लिप्ड इन टू द रेन वाटर टैंक, मैं फिसल के रेन वाटर टैंक में घुस गई। कहने का मतलब ये है कि भाई वहाँ पे मतलब बनाया गया होगा, उस समय ईंटों का ही बनता होगा, जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता होगा, वहाँ पहुँच गई, घुस गई उसके अंदर झांक के देख रही होगी, फंस गई। लकली देयर इज़ नो वाटर इन इट,
लेकिन इसमें किस्मत से वाटर नहीं है, बट द साइड्स आर स्लिपरी। लेकिन इसकी साइड्स जो हैं वो इतनी स्लिपरी हैं कि आई कांट गेट आउट, कि मैं चढ़ के बाहर नहीं आ पा रही हूँ। फेच द लिटिल लैडर, ज़रा वो छोटी वाली सीढ़ी लेके आओ अंडर अ चेरी ट्री, जो चेरी ट्री के नीचे रखी हुई है। अब देखिए यहाँ पे कितना विठी, मतलब आपको लगेगा कि तुरंत रिस्पॉन्स बनाना, है ना, हाजिर जवाब जिसे कहते हैं। I was told I was not to go into the gooseberry garden, said Nicholas promptly. Promptly मतलब तुरंत। निकोलस ने कहा मुझे तो कहा गया था कि गूसबेरी गार्डन में जाने की ज़रूरत है नहीं, और आप कह रही हो जाओ चेरी ट्री के नीचे से ले आओ उठा के लैडर, मेरे को तो मना ही है। आई एम इन डिसग्रेस, उस तरह से उसने चिढ़ाया। आई टोल्ड यू नॉट टू एंड नाउ आई टेल यू दैट यू मे। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें नहीं जाना, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ तुम जा सकते हो। केम द वॉइस फ्रॉम द रेन वाटर टैंक रैदर इम्पेशेंटली, मतलब अधीर होते हुए, बेचारी बेचैन होते हुए। अगर मुझे थोड़ी नकल करनी तो मैं कहूँ हाँ मैंने कहा था कि तुम्हें नहीं जाना, लेकिन अब तुम जा सकते हो, अब तुम जा सकते हो, जल्दी 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 लेटर ले आओ, लाइक दिस। योर वॉइस डजंट सीम साउंड लाइक आंट्स। आपकी आवाज़ जो है आंट की जैसे नहीं लग रही है, ऑब्जेक्टेड निकोलस। निकोलस ने टोका। अब देखिए यहाँ पे फन है ना, ये है निकोलस कि हाईएस्ट क्रिएटिविटी यहाँ पे भी है। यू मे बी द ईविल वन टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब ललचाना, ईविल मतलब दुष्ट आत्मा या शैतान, टू बी डिसओबीडियंट। मुझे लगता है कि आंट नहीं है, ईविल है, शैतान है जो मुझे ललचा रहा है कि मैं डिसओबीडियंट हो जाऊं, अपनी आंट का कहना ना मानूं, गूसबेरी गार्डन में चला जाऊं। आंट ने तो मना किया है, ये शैतान है बोल रहा है कि गूसबेरी गार्डन में चले जाओ। क्या बात है। यहाँ पता चलता है किस प्रकार से जो रिलीजन है ना उसका भी इस्तेमाल बच्चों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ना, कि शैतान आ जाएगा, भगवान, ये अच्छे काम भगवान के होते हैं, ख़राब काम शैतान के होते हैं, ऐसे ऐसे सब। आंट ऑफन टेल्स मी दैट, आंट अक्सर कहती है कि ईविल वन अटेम्प्ट्स मी, कि शैतान तुम्हें गलत काम करने पे मजबूर करता है। निकोलस को समझाती होंगी ना, निकोलस जो तुम डिसग्रेस में चले जाते हो, रॉन्ग डूइंग्स, आपके रॉन्ग एक्शंस, आपके गलत काम इसलिए होते हैं क्योंकि शैतान तुमसे करवाता है। तो वो पूरा का पूरा जिसकी, मतलब कहा जाए कि मियाँ की जूती मियाँ के सर पे, मतलब उसी की बात उसी पे दे मारी। ये भी अच्छा लॉजिक होता है, कभी कभी काम करता है कि आदमी ने जो कभी कहा हो और फिर आप कहोगे यार तुम्ही ने तो ऐसा कहा था। ईविल वन टेम्प्ट्स मी, कि मुझे कभी कभी शैतान जो है वो टेम्प्ट करता है। दैट आई ऑलवेज यील्ड, यील्ड मतलब मैं मान भी जाता हूँ, कहने का मतलब शैतान के कहने पे चल भी देता हूँ। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू यील्ड, अब की बार मैं यील्ड नहीं करूँगा। यील्ड मतलब गिव इन, मतलब मैं कहना नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को सरेंडर शैतान के हवाले नहीं करूँगा। शैतान कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है, मन में जो गलत बातें आती हैं और आप उनको करते हो तो कहा जाता है कि वो शैतान करवा रहा है आपसे। ऐसे बच्चों को समझाया जाता है। क्रिश्चियनिटी में ईविल का एक कंसेप्ट है। क्या जवाब दिया है, मतलब बचाएगा नहीं अपनी आंट को। तो आंट को तो उसने बताया कि भाई मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ कि आंट बोल रही है, मुझे तो लगता है कोई ईविल बोल रहा है, ईविल वन बोल रहा है। डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास बंद करो। सेट द प्रिजनर इन द टैंक, टैंक में जो फंस गई थी ना प्रिजनर, गो एंड फेच द लेटर, लेटर लेके आओ। विल देयर बी स्ट्रॉबेरी जैम फॉर टी, क्या मुझे स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगा चाय के समय, मतलब टी टाइम पे। निकोलस ने इनोसेंटली, मतलब बहुत ही नाजुकता के साथ, बचपने के साथ, है ना, बचकाने तरीके से कहा, मुझे स्ट्रॉबेरी जैम मिलेगा टी के समय। सर्टेनली देयर विल बी, हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। सेट द ऑन्ट प्राइवेटली रिजॉल्विंग, प्राइवेटली मतलब होता है कि मन ही मन, रिजॉल्विंग मतलब मन में ये तय कर रहे, तय करना ही रिजॉल्व होता है आपका। आप कोई चीज़ तय कर लेते हो वो आपका रिजोल्यूशन होता है। तो प्राइवेटली रिजॉल्विंग दैट निकोलस शुड हैव नन ऑफ इट। ऊपर से तो कह रही हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, सर्टेनली मतलब बिल्कुल मिलेगा, और अंदर अंदर मन में ये तय कर रखा है कि बिल्कुल भी नहीं मिलेगा उसको। ये है डिसऑनेस्टी, अगेन आप समझ लीजिए, है ना। और रिवेंजफुल एक प्रकार से कहा जाए तो उसका करेक्टर नज़र आ रहा है। और निकोलस तो निकोलस है भैया, पता नहीं आपकी सहानुभूति किससे हो रही होगी। नाउ आई नो दैट यू आर द ईविल वन एंड नॉट आंट, अब तो बिल्कुल विश्वास हो गया कि तुम ईविल ही हो, तुम आंट नहीं हो। अब देखिए कि मैं आंट से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ईविल से बात कर रहा हूँ, किसी शैतान से बात कर रहा हूँ, और शैतान गलत काम करवाता है। तो मुझे तो पूरा विश्वास हो गया, क्योंकि निकोलस ने खूब, मतलब गिलीफुली हंसते हुए कहा, चिढ़ाते हुए कहा, व्हेन वी आस्क्ड आंट फॉर स्ट्रॉबेरी जैम। और उसको देखिए याद भी दिला रहा है कि हमने जब आंट से स्ट्रॉबेरी जैम के लिए पूछा था कल, तो उन्होंने कहा ख़त्म हो गया है। आई नो देयर आर 4 जार्स ऑफ इट, मैं जानता हूँ 4 जार जैम के रखे हुए हैं स्टोर में, कवर्ड में, अलमारी में, बिकॉज आई लुक्ड, क्योंकि मैंने खुद देखा था। एंड ऑफ कोर्स, एंड हाँ बेशक, यू नो इट इज़ देयर, आप भी जानते हो कि वहाँ पर है।
शैतान को कह रहा है कि शैतान तुम भी जानते हो कि वहाँ पे जार्स रखी हैं, बट सी डज नॉट, लेकिन उन्हें नहीं पता, आंट को नहीं पता, बिकॉज सी सेड देयर वाज नॉट एनी, क्योंकि आंट ने कहा था वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ओह डेविल यू हैव सोल्ड योर सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर वो आंट के ही तर्क को मतलब यूज कर रहा है और आंट को ही ब्लेम कर रहा है। मतलब उनको बता रहा है कि कल आपने झूठ बोला था येस्टरडे जबकि जैम्स रखे हुए थे, लेकिन आंट को बचा भी रहा है। मतलब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि वो कह रहा है कि तुम शैतान हो, क्योंकि आंट से मैंने कल जब स्ट्रॉबेरी जैम मांगा था तो आंट ने कहा था नहीं था, क्योंकि कवर्ड में उनको दिखाई नहीं दिया कि वहाँ पे जैम रखा था, जबकि मैंने देखा था वहाँ पे 4 जार थे। और ईविल तुम भी जानते होगे क्योंकि तुम्हारी नज़र से तो कुछ बचा नहीं है, वहाँ पे 4 जैम थे, लेकिन आंट को नहीं दिखाई दिया ना, इसलिए आंट ने कहा कि वहाँ पर जैम नहीं है। मतलब आंट को सेव भी कर रहा है और आंट को याद भी दिला रहा है कि तुमने झूठ बोला था, और इसलिए शैतान ही है, क्योंकि आंट तो झूठ बोलेगी नहीं। और अब आंट क्या करेगी, फंस गई। अगर वो कहेगी कि नहीं नहीं मैं जानती हूँ कि जैम जार में थे, 4 जार जैम के थे, तो इसका मतलब वो झूठी साबित हो जाएगी। तो फिर वो जो निकोलस है फिर वो कहेगा इसका मतलब आंट आप मुझसे झूठ बोलती हो, बच्चों से बदला लेती हो, बच्चों को सताती हो। तो इस प्रकार से उसने गजब का फंसाया, आंट को बता भी दिया कि आप झूठ बोल रही थी, और दूसरा बचा भी रहा है उनके सामने कि शैतान ने आपको ऐसा मजबूर कर दिया था कि आपको कबर्ड में जार दिखाई नहीं दिया, इसलिए आपने मना कर दिया। अब तो डेविल ही है, ये शैतान ही है, आंट नहीं है, नहीं तो वादा ना करती कि जैम मिलेगा, क्योंकि जैम तो ख़त्म है। देयर वॉज एन अनयूजुअल सेंस ऑफ लग्जरी इन बीइंग एबल टू टॉक टू एन एंड। बहुत लग्जरी का मतलब होता है कि जो बहुत ही कंफर्ट आपको दे वो आपका लग्जरी बन जाता है। अनयूजुअल मतलब बहुत ही अनोखा, जो नॉर्मली नहीं होता, तो उसे एकदम अलग किस्म का बड़ा अजीब सा, जो कभी उसको मज़ा ना आया हो उस तरह का मज़ा आ रहा था। बीइंग एबल टू टॉक टू एन आंट, एक ऐसी आंट से बात करते वक्त एज दो वन वॉज टॉकिंग टू एन एविल, कि वो आंट की जगह किसी ईविल से बात कर रहा हो। क्या बात है भाई निकोलस, मतलब निकोलस ने आंट को एक ईविल बना दिया। और आंट को ईविल बना के जब वो बात कर रहा था तो बहुत मज़ा आ रहा था, ग्रेट लग्जरी। ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं बदला ले पाया हूँ, आंट को सबक आज सिखा पाया हूँ, आज आंट को मैं साफ साफ दुष्ट कह रहा हूँ, शैतान कह रहा हूँ, और इस तरीके से कह रहा हूँ कि आंट को लगेगा कि मैं सच में किसी शैतान से बात कर रहा हूँ, आंट से बात नहीं कर रहा हूँ। जबकि आंट समझ रही होगी कि ये जानबूझ ही कर रहा है, बट निकोलस न्यू, निकोलस को पता था विथ चाइल्डिश डिसर्नमेंट। चाइल्डिश मतलब बच्चा जो है तो उसके लेवल का है, बचपना वाला। डिसर्नमेंट का मतलब होता है कि जजमेंट ऑफ गुड एंड बैड, मतलब बच्चे अपने हिसाब से क्या अच्छा समझते हैं क्या गलत समझते हैं, है ना, बच्चों का भी तो अपना जजमेंट होता है। तो एक चाइल्डिश जजमेंट के साथ दैट सच लग्जरीज, मतलब ये जो मज़ा आ रहा है ना, मस्ती वाली बात है, वर नॉट टू बी ओवर इंडल्ज्ड। इंडल्ज का मतलब होता है कि उसमें आप डूब जाते हो, शामिल होते हो। ओवर का मतलब कुछ ज़्यादा ही इस तरह का मज़ा लेना ठीक नहीं है, इस तरह की मस्ती ठीक नहीं है आंट से। मतलब डूइंग टू मच और टू ऑफन इज़ नॉट गुड, मतलब हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कोई चीज़। कहने का मतलब कि बहुत हो गया, आंट को बड़ा मैंने वो परेशान कर लिया, ज़्यादा होने से बिगड़ जाएगा मामला। ही वाग नॉइजली अवे, फिर वो चला जाता है वहाँ से। एंड इट वाज ए किचन मेड, किचन मेड मतलब किचन में काम करने वाली जो सर्वेंट रही होगी लेडी, इन सर्च ऑफ पार्सले। पार्सले का मतलब, पार्सले एक प्रकार की हर्ब है और बहुत ही सुगंध होती है उसके अंदर, आजवाइन आप कह सकते हो, है ना, बहुत ही सुगंधित होता है। आजवाइन आप गमले में लगाइए, उसके पकौड़ी बनाइए, पकौड़े में उसके पत्ते डालिए, बहुत महकते हैं। वो इवेंचुअली रेस्क्यूड, तो वो फिर वो आके उसको बचाती है आंट फ्रॉम द रेन वाटर टैंक से। तो चूँकि शुरू में ही बता दिया था उसमें पानी नहीं है, नहीं तो इस ऐसा नहीं है कि निकोलस छोड़ देता अपनी आंट को इस तरह से। टी दैट इवनिंग वाज पार्टेकन ऑफ। पार्टेकन का मतलब वो पार्टेकन के साथ ऑफ आता है, पार्टेक के साथ ऑफ आता है, मतलब सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, सब लोग चाय पी रहे थे। फियर सम साइलेंस, फियर सम का मतलब होता है कि एकदम गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे में पता नहीं क्या कब आंट कह बैठे, आप ये समझ सकते हो। द टाइड हैड बीन एट इट्स, ये आप कह सकते हो कि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था, उसकी वजह रही होंगी। द टाइड हैड बीन एट इट्स हाईएस्ट व्हेन द चिल्ड्रन हैड अराइव्ड। अब देखो जैक बरा में क्या हुआ कि वहाँ जो कॉप था, मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ पे वाटर का इनलेट है या छोटी सी गुफा भी आप कोप के लिए यूज़ कर सकते हो। सो देयर हैड बीन नो सैंड्स, मतलब वहाँ पे टाइड आया हुआ था, हाईएस्ट टाइड था, जहाँ पे एकदम समुद्र का पानी उछाल मारता है खूब, है ना, और जहाँ पानी नहीं होता वहाँ भी जाके वो फैल जाता है पानी। तो सैंड्स तो एकदम पानी में कवर हो जाएंगी, दौड़ोगे भागोगे कहाँ, जब हाई टाइड है तो सैंड्स को पार करके जाते हैं पानी,
जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं, है ना, लहर समुद्र के पानी की। सो देयर हैड बीन नो सैंड्स टू प्ले, तो पूरी की पूरी सैंड्स तो पानी में थी, तो खेलते कहाँ बच्चे। अ सर्कमस्टांस मतलब सिचुएशन दैट द आंट हैड ओवरलुक्ड। अब बताइए, बच्चों को जैकब्रो भेज दिया गया। अब ये ऐसी सिचुएशन थी जो आंट ने ओवरलुक कर दी, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, नज़रअंदाज कर दिया। इन द हेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हर प्यूनिटिव एक्सपीडिशन, प्यूनिटिव मतलब सजा वाला, एक्सपीडिशन का मतलब यहाँ पे उनकी यात्रा जो थी, ऑर्गेनाइज मतलब उसकी व्यवस्था करना। कहने का मतलब निकोलस को नीचा दिखाने के लिए, निकोलस को परेशान करने के लिए, है ना, उसने जो ट्रिप इम्प्रोवाइज़ की थी कि चलो बच्चों को जैकब्रा भेज देते हैं और निकोलस को घर पे ही रहने देते हैं। तो मेरे ख्याल से आंट एक प्रकार से सैडिस्ट किस्म की थी, जिसे मैं कहूँगा कि उसे बच्चों को ही परेशान करने में आनंद आता था, है ना। आप कितनी भी डांट लगाओ, सब कुछ लगाओ, और अंत में कहना चाहिए था चलो बेटा निकोलस तुम भी चले जाओ, अगली बार से मत करना ऐसे। तो उन्होंने वो सर्कमस्टांस मतलब है कि ये नहीं ध्यान दिया कि वो समय आफ्टरनून का समय जो है वो कहीं ना कहीं ज्वार भाटा का था, या उस वक्त कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे होंगे जिस समय ज्वार भाटा बहुत आता है। द टाइटनेस, तो इसका मतलब बच्चों ने इन्जॉय नहीं किया। द टाइटनेस ऑफ बॉबीज वुड, अच्छा बॉबी के बूट जो हैं बहुत टाइट थे। हैड डिजास्टर इफेक्ट, उसका बहुत ही ख़राब इफेक्ट हुआ, है ना, भयानक इफेक्ट हुआ ऑन हिज टेम्पर द होल आफ्टरनून। मतलब टेम्पर का मतलब यहाँ पे वैसे तो मिजाज होता है, मूड होता है, तो उसका मूड बेचारा जो है वो ख़राब रहा पूरे दोपहरी भर। एंड ऑल टुगेदर द चिल्ड्रन, अब कुल मिला के ऑल टुगेदर चिल्ड्रन कुड नॉट हैव बीन सैड टू हैव इंजॉयड देमसेल्व्स। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों ने बिल्कुल भी वहाँ इंजॉय नहीं किया। इधर देखिए निकोलस ने कितनी मस्ती की। मस्ती क्या की, निकोलस का ड्रीम पूरा हुआ एक प्रकार से, पूरा समय उसका माइंड क्रिएटिव बना रहा। द आंट मेंटेन द फ्रोजन म्यूटनेस ऑफ वन हु हैज सफर्ड अनडिग्निफाइड एंड अनमेरिटेड डिटेंशन। कहने का मतलब है कि आंट भी बैठी थी चाय टाइम पे। फ्रोजन का मतलब बिल्कुल चुप बैठी थी, स्टिल बैठी थी, शांत बैठी थी, मूव नहीं कर रही थी। म्यूटनेस का मतलब चुप, मुंह एकदम बंद। हु है, और उस व्यक्ति की तरह बैठी थी जिसने सफर्ड अनडिग्निफाइड एंड अनमेरिटेड डिटेंशन, जिसको शायद बहुत ही अपमानजनक तरीके से, अनमेरिटेड का मतलब होता है कि जहाँ कोई भी उसका ऐसा कुछ काम ना किया गया हो, जहाँ कोई भी वजह ना हो, कोई कारण ही ना हो, वो अनमेरिटेड हो गया। डिटेंशन मतलब गिरफ्त में रखना, रोक कर रखना, इन अ रेन वाटर टैंक फॉर 35 मिनट्स। कहने का मतलब ये है कि 35 मिनट तक जो एक वाटर टैंक में बिना कुछ गलती किए पड़ा रहे, उसकी वजह से जो उसे सदमा लग जाए, जो धक्का लग जाए, उसे जो सफ़र करना पड़ा उसकी वजह से, तो उस डर से, उस घबराहट से कोई व्यक्ति चुप एकदम शांत बैठा रह सकता है। तो उस तरीके से वो बैठी हुई थी, और वास्तव में तो ऐसा हुआ ही था। और गुस्सा भी होगा निकोलस पे, है ना, क्योंकि निकोलस को बाद में चिढ़ाने के बाद आना चाहिए था, लेकिन निकोलस तो कह देगा कि मैं तो समझा कि ईविल बोल रहा था। एज फॉर निकोलस, जहाँ तक निकोलस की बात थी, ही टू वॉज साइलेंट, वो भी चुप था। आखिर निकोलस पे वो क्या लगाती, वो ब्लेम क्या लगाती कि तुम झूठ बोल रहे थे। निकोलस साफ साफ कह देता कि आप ही तो कहती हैं कि जो डेविल होता है ना, वो मुझे बहका ले जाता है और मैं गलत काम कर बैठता हूँ, तो मैंने सोचा आपकी बात डेविल की मानूंगा ही नहीं, आई विल नॉट यील्ड। तो वो तो एकदम कोई जवाब ही नहीं सोचता उनको। और निकोलस इस साइलेंस से कोई मतलब नहीं था, ना आंट की चुप्पी से मतलब था, ना उनके इन्जॉयमेंट के बच्चों से मतलब था। इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन हु हैज़ मच टू थिंक अबाउट, क्योंकि उसके दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ सोचने के लिए था। इस सब के अलावा वो भी शांत था, लेकिन उसका माइंड सोच रहा था। इट वॉज जस्ट पॉसिबल, शायद ये संभव रहा होगा जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि स्टोरी के बीच में, कि आप सोचिए कोई निकलने की तरकीब है। ही कंसीडर्ड, उसने सोचा दैट द हंट्समैन वुड एस्केप, शायद वो शिकारी वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गया होगा विद हिज हाउंड्स, मतलब जो उसके शिकारी कुत्ते हैं, वाइल, अपने शिकारी कुत्तों के शायद वो भागने में कामयाब हो गया होगा। वाइल द वुल्व्स फीस्टेड ऑन द स्ट्रिकन स्टैग, स्टिकन स्टैग मतलब वो स्टैग जिसके ऊपर तीर लग गया था, घायल हो गया था। और आप जानते हैं कि शिकार, जो शेर हो कुछ भी हो, तो वो हिरन और उनकी प्रजातियों का करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो शायद वो वुल्व्स जो है स्टैग की तरफ चले गए होंगे, अब वहाँ उसकी दावत का अपना आनंद उठाना शुरू कर दिया होगा। स्टैग के ऊपर उन्होंने, है ना, तो यूज्ड हिज बॉडी स्टार्ट ईटिंग, और शायद इस चक्कर में ये लोग भाग के निकल गए होंगे। देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन उसने सोचा कि ऐसा ज़रूर रहा होगा, क्योंकि जब वो ऑलरेडी एनिमल जो है वो पड़ा हुआ है, तो वहाँ वो जाएंगे पहले और नया शिकार करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का पॉजिटिव सोच लेके चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी हालत में वो सोच रहा होगा निकोलस कि ये बचने चाहिए, ये बचने चाहिए भैया, ये बिल्कुल भी इनके ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन उसने निकाला, और मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगेन इफ आई से, तो बात तो टैपेस्ट्री की फ़ोटो की है, पिक्चर की है, पिक्चर बनाने वाले ने तो इतना कुछ सोचा नहीं था। लेकिन अगेन जिसका एंड नहीं होता
वो लिविंग ही होता है, और हम भी पिक्चरों को देखकर, किसी इमेज को देखकर उसको ब्रीदिंग स्टोरी बना सकते हैं। बस हमारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ होना चाहिए। तो देखिए भाई, ये तो हो गया पूरा। और ये मैंने जहाँ से डाउनलोड किया है भाई, है ना, उसको पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। पूरी स्टोरी मैंने बता दी, सब कुछ ना रहा होगा आपके उसमें। और जो कुछ मैंने शुरू में आपको बताया था इनके कैरेक्टर्स के बारे में, मेरे ख्याल से आपने उन सबको ढूंढ निकाला होगा। किस प्रकार से जो फ्रॉक को ले आता है, उसे ब्रेड और मिल्क में होलसम में डाल देता है, जबकि उसे पता होता है कि इसकी सज़ा मुझे मिलनी ही मिलनी है। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि निकोलस जानबूझ के सब करता है। इसके अलावा जो टेपेस्ट्री होती है ना, वहाँ पे वो स्टोरी को ना किस प्रकार से स्टोरी जनरेट कर देता है। और वाटर टैंक का तो किस्सा ही अलग है, कितनी चालाकी से वो फंसा के गूसबेरी गार्डन में लंबे रूम में चला जाता है और मदद नहीं करता आंट की, और इस तरीके से वो शैतान का पूरा किस्सा बना देता है कि आंट उसको ब्लेम भी नहीं कर सकती थी। कुल मिला के आपको इसके भरपूर मीनिंग्स, जैसे मैंने आपको शुरू में नोटिफिकेशन दे दिया था, हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। थीम मिल जाएगी, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस पे स्टोरी से रिलेटेड कुछ आपके अंदर डाउट्स है, कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो एक छोटी सी मीटिंग अरेंज कर लीजिए ऑनलाइन। आ जाइए, हम आमने सामने हो जाते हैं वीडियो मीटिंग में, और जो पूछना है पूछिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस वेरी लो पेमेंट पे। तो इस बात के साथ कि इसका जो थीम है कि जनरेशन गैप का है, कि इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड नीड्स ऑफ बोथ द एडल्ट एंड द चिल्ड्रन। आंट अपने में सही समझती है और बच्चा अपने को सही समझता है, और ये तालमेल जब नहीं बैठता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही इंडल्जिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ही अथॉरिटेरियन चाइल्ड रियरिंग भी नहीं होना चाहिए। बैलेंस बना के चलना चाहिए। बच्चों की अगर हम एक बात मान लेते हैं तो हमारी 10 बात मानते हैं, लेकिन आप अब उनकी एक भी बात नहीं मानोगे और आप चाहते हो कि आपकी हर बात माने, तो कैसे हो सकता है। ओके, ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए एंडिंग द स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर भी वीडियो लंबा हो गया होगा, बट एनी हाउ प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट विल हेल्प योर अजीत सर। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।